फारूक साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे बच्चों को डिटेल में आज का जो दिन है हम जो मना रहे हैं उसके बारे में मालूमात दो। थोड़ा आगे लेंगे कि हेलो, इसकी जरूरत नहीं है, ये है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस मुल्क में मसावत को, समता को आम करने के लिए जिन जिन महामानवों ने अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगाई है, उन सभी महामानवों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं, खिराज अक़ीदत पेश करता हूं। मंच पर बैठे हुए आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम माजी नगर सेवक मुख्तार साहब, मंच पर बैठे हुए सभी ज़िम्मेदार जिनमें शौकत इनामदार साहब हैं, वाजिद शेख साहब है, फसीउद्दीन साहब है, माजिद सर हैं, मेरे साथ आए हुए असगर ख़ान हैं, समद हाफिज़ साहब है, सलीम भाई ये पत्रकार मेरे पुराने दोस्त हैं, साथी हैं, पत्रकार भाई हमारे जोशी साहब हैं, और सभी मौजूद मेहमान यहाँ पर मौजूद सभी बुज़ुर्गों, सभी पुलिस कर्मचारी, सभी पत्रकार मित्र, नौजवान दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पर प्रोग्राम इनेकाद किया गया। मुझे 2-3 दिन से जब्बार भाई के फ़ोन आ रहे थे और तब मुझे तारीख नहीं मालूम थी, लेकिन जब्बार भाई बोले हम लोग बुलाना चाह रहे, और मैं अभी थोड़ा सा प्रोग्राम नहीं लेते हुए दूसरे कुछ प्रायोरिटीज़ के अंदर मसरूफ़ हूँ। सबको मालूम है कि अभी अभी हमने इलेक्शन लड़े थे और ये इलेक्शन में पिछले 15-20 साल की समाजी ज़िंदगी के बल पर और 5 साल की मेहनतों के बल पर जो हमने मेहनत से कमाया है, लोगों की मोहब्बत कमाई है, लोगों का एतमाद भरोसा कमाया है, सभी ज़ात मज़हब के लोगों का विश्वास कमाया है और सभी लोगों की दुआएं, आशीर्वाद, शुभकामनाएं कमाई है। और वो सब कुछ कमाने के बाद वो सब तिजोरी में जब बंद करने का था, उसको जब ईवीएम में क़ैद करना था, तो उस पर हमला हो गया और उस पर हमला हुआ। कुछ डाकुओं ने भी हमला करे, कुछ चोरों ने भी करे और कुछ चिंदी चोरों ने भी करे। तो अब हम वो उसमें लगे वाले हैं अभी कि जो जो डाकू ने डाका डाले उनका हिसाब होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंड होना चाहिए। जो चोरों ने चोरी करे उन पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ चिंदी चोर है उन पे भी नज़र रखे कि उनका भी कुछ बंदोबस्त करना है। तो वो लड़ाई में होने से मैं अभी प्रोग्राम वगैरह की तारीख इस बार किसी को दिया नहीं था। जब्बार भाई बहुत परेशान करे, फ़ोन कर आना पड़ता सर, आना पड़ता। फिर अफजल भाई भी थे, सब लोगों ने इसरार किया। तो मैंने सोचा कि भाई अपने ज़िले में कुंडलवाड़ी एक ऐसा शहर है, गाँव है, बस्ती है जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेंसिटिव माहौल बन जाता है छोटी छोटी बात के ऊपर। और बिलोली तालुका भी वैसे ही सेंसिटिव बन गया था, नहीं बन गया, और बिलोली तालुका सेंसिटिव बन गया, नांदेड़ ज़िला भी सेंसिटिव है अपना। तो अपन सेंसिटिव ज़िले में जो सेंसिटिव संवेदनशील माहौल है उसमें तेल डालने वाले, आग डालने वाले बहुत आते। मतलब अपन भी जाना चाहिए, पानी डाल के बुझाने वाले भी लोग जाना चाहिए, मट्टी डालने वाले भी जाना चाहिए। और कायदा सुव्यवस्था कायम रखना अपने को लगता पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनके बाद में पहले अपनी जिम्मेदारी है। एक अच्छे शहरी, एक अच्छे नागरिक के हैसियत से आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि अपने शहर का अमन कायम रहे। अपने शहर में चैन, अमन, लॉ ऑर्डर रहेगा तो तरक्की होती, और अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा तो तरक्की नहीं होती। तो तरक्की किसकी होती है? मुसलमानों की होती क्या? खाली हिंदू की होती क्या? खाली दलितों की होती क्या? खाली पिछड़ों की होती क्या? खाली आदिवासियों की होती क्या? पूरे शहर की होती। अब जब पूरे शहर की तरक्की होंगी तो हिंदुओं की भी होंगी, मुसलमानों की भी होंगी, दलितों की भी होंगी, आदिवासियों की भी होंगी, भटकों की भी होंगी और दीगर पिछड़े तबकात की भी होंगी। तो तरक्की के लिए अपने शहर का चैन अमन बरकरार रहना ज़रूरी है। अब चैन अमन बरकरार रहा तो दूसरे कुछ ज़रूरी काम
जो प्रशासन को करने के हैं वो कर सकते हैं उन्होंने, है ना। चोरों को पकड़ सकते हैं, बहुत सारे चोरा रहते हैं। मैं बोला ना अभी मेरे ऑटो पे डाका गिरा, ऑटो पे चोरी हुई, ऑटो पे चिंदी चोरों ने मस्ती कर दिए। तो ऑटो पे होती ऐसा नहीं है ना, रेती पे भी होती, रेती पे भी चोरियां होते, डाके गिरते, रेती के भी मामला होते। प्रशासन को ध्यान देने को टाइम होना कि नहीं उस पर। अपन अगर उनको कायदा सुव्यवस्था में अटका देंगे तो फिर चोरों की चांदी हो जाती। घरों पे चोरियां होते, डाके होते, करप्शन होता, संस्थाओं में होता, स्कूलों का पैसा चोर लेते, स्कूल को आने वाला फंड खा लेते। तो ये सब करने के लिए प्रशासन को, पुलिस को खुला रखना पड़ता, और पुलिस को खुला रखने का तो लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना पड़ता। तो लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो हम इधर अगर हैं, अब देखो 10 पुलिस वाले यहाँ एंगेज हो गए। एक कुंडलवाड़ी जैसे गांव में 10 पुलिस कर्मचारी को एंगेज होना पड़ा कि नहीं अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम शुरू होने से ख़त्म होके सब घर को गए तक बेचारों को यहाँ आके बैठना पड़ रहा। हम नांदेड़ में 5-5 हज़ार के मोर्चे निकालते तो 10 पुलिस नहीं आती। एसपी साहब बोलते फारूक भाई का है ना, कोई जरूरत नहीं है बंदोबस्त की, उनका कर लेते। तो ये प्रशासन को भी हम पे भरोसा है। मेरा फारूक भाई को भी क्या करे, भड़को भाषण वाला बना दी। पूरे नांदेड़ को, पूरे मराठवाड़ा को, पूरे महाराष्ट्र को, और अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के बाहर लोगों को मालूम है कि फारूक भाई भड़काने वाली बात नहीं करते। फारूक भाई तोड़ने वाले, आग लगाने वाले नहीं है, तो जोड़ने वाले और आग बुझाने वाले हैं। मगर जो अपने विरोधक है उनको मियाँ भाई कैसा चल रहा नहीं, मियाँ भाई बोले तो होना नहीं, कौन सा भी रहा तो उनको हर मियाँ भाई में एक तो अब्दुल दिखता, नहीं तो फिर जिहादी दिखता। तो ये जो फिरका परस्त है उन्होंने मेरे अच्छे वीडियो को काट के टुकड़े करके वायरल करे। अरे दोस्ता नहीं कर रहे भाई, वीडियो वायरल करने को लोग आईटी की टीम लगा रहे। सोशल मीडिया को पेड लोग लगाना पड़ता, पेड लोग लगाते तो वायरल होता। ऐसा जो वायरल होता क्या भाषण, ऐड लगाते, स्पॉन्सरशिप लगाते, लाखों रुपए लगा के वायरल करते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे मुखालिफिन से काम ले लिया कि मेरे वीडियो उन्होंने वायरल कर रहे। देखो फारूक कितना भड़का बोल रहा, बोले वो मोदी जी को बोल रहा, बोले गृह मंत्री को बोल रहा, बोले क्या उखाड़ लो बोल के। अरे हो रे भाई, बोला मैं क्यों बोला, मैं क्यों बोला, ये तो बोलना था ना, वो नहीं बोल रहे, खाली उत्तर टुकड़ा काटे, उखाड़ लो। और मेरे को आके मीडिया वाले बोल रहे ये तुम्हारा वीडियो वायरल हो रहा, सही है क्या, तुम बोले क्या। मैं हाँ भाई सही है, मैं बोला तो बोला, मैं बोला, मगर क्यों बोला ये जानना पड़ेगा कि नहीं। पूरा भाषण वायरल करे तो क्यों बोला भी आता, तो पूरा नहीं करते, उन्होंने काट के उत्तर टुकड़ा डालते जितना उनको आग लगाने में काम में आता। अगर पूरा भाषण डाले तो वो आग लगाता नहीं, आग बुझाने का काम करता। बराबर है। अब जिस कुंडलवाड़ी का तालुका बिलोली है, वो बिलोली में हजरत टीपू सुल्तान की जयंती को परमिशन नहीं मिली। मैं सुना वहां परमिशन नहीं मिली, तालुके पे परमिशन नहीं मिली, मगर तालुके के अंदर के अंडर में आने वाले कुंडलवाड़ी में परमिशन मिली। खुशी की बात है कि नहीं। तो यहाँ के जितने पुलिस अधिकारी हैं उनका सबका मैं इस मंच से धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि तुमको भरोसा था कि ये जो बच्चे प्रोग्राम ले रहे इससे कुछ शरारत नहीं होने वाली है। भाई अच्छे मकसद से ले रहे, ये आपको मालूम था, आपने परमिशन दिए बच्चों को हौसला अफजाई करे, इसलिए आपका धन्यवाद। लेकिन बिलोली में क्यों नहीं मिली। अपने देश में, भारत में हजरत टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को परमिशन नहीं मिलना, बोले तो बहुत ही गजब की बात हो गई है। तो ये कुछ अच्छा काम तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं मिली भाई परमिशन, तो बोले कायदा सुव्यवस्था बिगड़ सकती है। किसके प्रोग्राम लेने से, हजरत टीपू सुल्तान का प्रोग्राम लेने से। क्यों, हजरत टीपू सुल्तान मियाँ भाई है ना, बाकी तो कुछ नहीं है ना वजह। उन्होंने क्या है, तुम मियाँ भाई है। अब मियाँ भाई, अरे भाई मियाँ भाई क्या, मियाँ भाई का तुमको मालूम क्या है रे भाई, मियाँ भाई का बहुत कुछ है। अब्दुल पंचर वाला सोशल मीडिया पे लिख रहे अरे मियाँ भाई अब्दुल भी है और मियाँ भाई टीपू भी है। अभी यहाँ पे बोले कि नहीं शौकत अली सर ने
कि हजरत टीपू सुल्तान ने भारत मिसाइल देने का काम करे। कौन दिया मिसाइल भारत को पहली बार? हजरत टीपू सुल्तान ने दिए। ये खाली शौकत अली शरीफ बोल रहे क्या? नहीं, आप क्या करो, पूना में मिलिट्री का एक म्यूजियम है, म्यूजियम मिलिट्री का है, और उसमें भारत देश के इतिहास परंपरा में जो भी मिलिट्री के बहादुरी के काम होने वाले हैं उनके नाम के गैलरियां बनने वाले हैं। तो पूना के छावनी में कैंटोनमेंट में म्यूजियम है, वार म्यूजियम बोलते हैं उसको। वो म्यूजियम बोले तो वार म्यूजियम है, वार बोले तो जंग का म्यूजियम है। वहां पे आपा जान के फोटो नहीं लगते। वार म्यूजियम में मुजाहिदों के, शहीदों के, सिपाहियों के, सैनिकों के, जंगजुओं के सामान रखते। वार म्यूजियम है वो। नहीं तो दूसरे म्यूजियम में रानी की अंगूठी भी रहती, रानी ने बालों में लगाए वाले कांटे झुमके भी रहते, वो म्यूजियम अब होते रहते। मगर ये वार म्यूजियम है, वार जंग म्यूजियम। और भारत सरकार ने वो जंग म्यूजियम में एक गैलरी सजाए वाली है, और उस गैलरी के अंदर टीपू सुल्तान के दौर के हथियार रखे वाले, तोप रखे वाले, मिसाइल का नमूना रखे वाला है। और वहां पे टीपू सुल्तान की फोटो लगे वाली, और उसके ऊपर लिखे वाला है मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन। कौन है भाई मिसाइल मैन? टीपू सुल्तान है। बराबर है। अभी भी एक मिसाइल मैन मिले भारत को, नए नए मॉडर्न, जिन्होंने पोखरण के अंदर अणुचाचनी सक्सेसफुल करे थे, है ना। उनको फिर भारत की सरकार ने, ये संघियों की चड्डी वालों की सरकार ने, बीजेपी ने, वो शास्त्रज्ञ थे, उनको क्या बना दिए? राष्ट्रपति बनाए। क्या बनाए? राष्ट्रपति बनाए उनको। क्यों राष्ट्रपति बनाए भाई? बोले तुमने इस देश को अणुतंत्र ज्ञान दिया है और आधुनिक अणुतंत्र ज्ञान का मिसाइल दिया है, इसलिए आप इस भारत के आधुनिक मिसाइल मैन हैं, और उनको बोले आप राष्ट्रपति बनो। उन्होंने राष्ट्रपति बने। हर मुखालिफिन भी, संगी भी, विरोधक भी, चड्डी गैंग भी अगर पूछे सबसे अच्छा राष्ट्रपति देश को कौन सा मिला, तो उसी मिसाइल मैन का नाम लेते। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? APJ अब्दुल कलाम। वो कौन है? मियां भाई छे, है ना। तो भाई अब्दुल खाली पंचर ही नहीं बनाता, अब्दुल पंचर भी बनाता और मिसाइल भी बनाता। ये मियाँ भाई है। तो तुमको मियाँ भाई से नफरत करने की जरूरत। अच्छा, MPSC UPSC करके आते अधिकारी, अपने पास में PSI साहब, PI API साहब जो है ना, उन्होंने MPSC की इम्तिहान दिए होंगे। वो देहबाधित बन रहे आजकल, आजकल सुपा नहीं रहा कुछ भी, बहुत मुश्किल होगा। बोल के सब लोग क्यों बोल रहे पढ़ो 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 बोल के? सब भाषण करे वाले लोग पढ़ो पढ़ो बोले कि नहीं? क्यों पढ़ो, पढ़ते जाओ, तालीम लो, इल्म लो। क्यों बोल रहे? क्योंकि अब तुमको कुछ भी बनने का तो इम्तिहान देना पड़ रहा, और वो इम्तिहान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम रह रही, वहाँ पे जगह रहते 50 सीट भरने के लिए 50,000 लोग फॉर्म भर रहे। फिर उसमें कंपटीशन होता, फिर उसमें जो सबसे होशियार वो 50 लोग भर्ती होते। तो आजकल DYSP बनना है, SP बनना है, तो MPSC UPSC जैसे इम्तिहान देना पड़ रहा। तो MPSC UPSC के सिलेबस निकालो, उसमें लिखे आला है भारत देश को पहला तमंचा यानी बंदूक कौन दिया, भारत देश को पहली तोफ कौन दिया, भारत देश को पहला मिसाइल कौन दिया। तो ये तीनों में भी संगियो तुम्हारा कोई नहीं है, चड्डी वालों का कुछ नहीं है, क्योंकि पहला तमंचा भारत देश को पोर्तुगीज ने दिए, जो गोवा पे राज कर रहे थे। नहीं क्या पोर्तुगीज ने दिए पहली तोफ भारत देश को, पहली तोफ मालूम ना, तोप मुल्क मैदानी तोप बोलते। देखो आप किसको भी बोल रहे अलग बात है, लेकिन तोप बोले तो गोला बारूद फेंकने वाली एक मशीन। भारत देश को पहली तोप कौन दिया? UPSC MPSC में लिखे आला है बाबर ने दिया। कौन दिया? बाबर ने दिया। अरे बाबर खाली मस्जिद नहीं बनाया, अरे बाबर ने तोप भी बनाने वाली है। ये UPSC में पढ़ाते,
मैं नहीं बोल रहा कुछ भी दिल से, ये यूपीएससी में और यूपीएससी में पढ़ाया जा रहा कि भारत को पहला तमंचा पोर्तुगीज ने दिया, पहली तो बाबर ने दिया, पहला मिसाइल टीपू सुल्तान दिए और मॉडर्न मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम दिए। अरे अब्दुल से लेके मियाँ भाया छे इधर, कहाँ है रे भाई तुम्हारा नथुराम? उन्होंने वो तमंचा पोर्तुगीज ने दिए, उन्हें गांधी जी पे गोला चला के मार दिया। गांधी जी को मारने वाले आज अपने को बोल रहे देशद्रोही है, जिहादी है। अरे पंचर से लेके मिसाइल तक हम ही छे, हमसे नफरत करके नहीं जमने वाला है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, अभी मेरे को अफजल सर बोले कि सर अपना प्रोग्राम लेने का जो मकसद है सर, बोले वो थोड़ा सामाजिक एकात्मता का मकसद है, बोले अपना राष्ट्रीय एकता का मकसद है, अपने को कुंडलवाड़ी में बिलोली में एकता लाने की है। बोले मतलब क्यों अपन लाने की खाली एकता, वो आती नहीं। एकता ऐसी है जिसको दोनों दो हाथ पकड़ के लाए तो आती, एक अकेला खींच रहा एक तरफ, दोनों बोलती मैं आती नहीं। एकता कपूर रहो कि भारत की एकता रहो, अकेले खींचने से आने वाली है क्या? नहीं आने वाली है, उसको दोनों ने मिलके खींचना पड़ेगा। तो एकता लाने की जिम्मेदारी इस देश के हर समाज घटक की है, हर शहरी की है, हर भारतीय की है, हर समाज की है। तो अब ये एकता लाने का काम कर रहे भाई हम। आज कुंडलवाड़ी का प्रोग्राम रहने दो कि हजरत टीपू सुल्तान का राजपाट रहने दो, ये इस बात की मिसाल है इस देश को जोड़ने का काम, संभालने का काम, संवारने का काम, बसाने का काम, उभारने का काम जब भी हुआ उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी मियाँ भाइयों की रहे वाली छे वो। अब ऐसा नहीं है अकेले मियाँ भाई देश कर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अब मेरा सवाल है, जो लोग हजरत टीपू सुल्तान की जयंती को विरोध करते, जो लोगों को लगता टीपू सुल्तान जयंती नहीं होना, जो लोगों को हजरत टीपू सुल्तान नहीं मंजूर है, जो हजरत टीपू सुल्तान की जयंती नहीं होना बोल रहे, ऐसे सभी लोगों को मेरा सवाल है। क्या सवाल है कि भारत देश में कितने राजा होके गए, भारत देश में कितने राजा होके गए? तो देखो, भारत जब आज़ाद हुआ 90 तक के भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा था, और अंग्रेज़ों का कब्जा हटने के बाद, पाकिस्तान बांग्लादेश का बंटवारा होने के बाद बचे वाले भारत में भी 550 से ज़्यादा संस्थान थे, राजा थे, और वो 550 राजाओं को बात करके भारत में विलीन करने का काम हुआ, बराबर है। अब इसका मतलब 90% भारत एक होने के बावजूद, दो देश के टुकड़े हो गए थे, उसके बावजूद भारत में 550 थे। इसका मतलब एक वक्त में हजारों राजा थे, और पिछले 500-600 सालों में हजारों राजा होके गए कि नहीं? हजारों राजा होके गए, 25-50 हजार राजा तो होके गए होंगे कि नहीं? अब अगर हमको 50-60 हजार 1 लाख राजा होकर गए, अब अपने बोले कि कौन कौन से राजा हुए, तो हिंदू समाज के भी राजा हुए, मुस्लिम समाज के भी राजा हुए, बौद्ध समाज के भी राजा हुए। सम्राट अशोका का इतिहास है ना, तो हर समाज के राजा होके गए। अब अगर आपने एमपीएससी यूपीएससी करे वाले भी आदमी को बोले कि आप राजाओं के नाम लिखो, भारत पे राज करे वाले राजाओं के नाम लिखो, तो गली के टीपू सुल्तान जयंती नहीं होना बोलने वाले से लेके तो यूपीएससी पढ़े वाले तक मेरा सवाल है, आप कितने राजाओं के नाम लिख सकते भाई? अगर कोई हिंदू राजाओं के भी नाम लिख रहा तो उन्होंने 1 2 3 5 10 12 13 14 15 16 17 रुक के 18, बहुत सोचा किताबा टटोला तो 20, और भी टटोला तो 25, और किताबा खंगाला तो 50, और किताबा खंगाला तो 60। लेकिन आपको आंखें मूंदते बराबर
भारत पे राज करने वाले हिंदू राजाओं के नाम पूछे बराबर, आपको सबसे पहले जो नाम याद आते उसके अंदर कुड़वाड़ी भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम याद आता, महाराणा प्रताप का नाम याद आता, आपको बहादुर पृथ्वीराज चौहान का नाम याद आता। बराबर है, ये 5, 10, 12, 15 नाम पट 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 याद आ जाते। ऐसा जो मुसलमान बादशाहों के नाम पूछे तो आपको पट 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 नाम याद आए, बोलो कौन कौन से मुसलमानों में बादशाह है, तो 5, 10, 12, 15 नाम याद आते, बाकी के नाम क्यों याद नहीं आते? छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश में जिस तरीके से राजा थे ऐसे राजा और भी होकर गए, लेकिन देश में ही नहीं तो विदेश में भी जिस राजा की यौम पैदाइश जयंती धूमधाम से मनाई जाती है, ऐसे राजाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज छोड़े तो तुमको कोई मिलता नहीं। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी राजपाट में ऐसा क्या था कि भारत के राजाओं का नाम पूछते बराबर पहला नाम अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है तो इसका मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब राज करे वो राजपाट खाली सत्ता का संपत्ति का नहीं था, तो वो राज समाजी इंसाफ का था। समाज के हर निचले, हर दबे, हर कुचले तबके को इंसाफ देने का था, हर किसान को, हर मेहनतकश को, हर मजदूर को बराबरी का दर्जा देने का था, औरतों को इज्जत देने वाला, मर्तबा देने वाला, औरतों की हिफाजत करने वाला था और जालिमों के गर्दनों को काटने वाला था। इसीलिए शिवाजी महाराज की बहादुरी उसमें खाली गर्दना काटने में नहीं है। तो उन्होंने जब राज करे अपने राज में धर्म के, जाति के, भाषा के, पंथ के, बिरादरी के नाम पर भेदभाव नहीं करे। उनका राज समाजी इंसाफ का राज था। इसलिए राजा छत्रपति का डंका पूरे दुनिया में कई मुल्कों में बजता है। उनसे पहले भी तो राजा होकर गए, उनके बाद भी राजा हुए, मगर क्यों उनके नाम से ही पूरे दुनिया में गौरव मनाया जाता है? क्योंकि उनके राज में समाजी इंसाफ था, सामाजिक न्याय की जोड़ थी। उन्होंने अन्याय नहीं किया, उन्होंने जुल्म नहीं ढाए, उन्होंने इज्जतें नहीं लूटने दी, उन्होंने किसी के धर्म और जाति का अपमान नहीं होने दिया। उन्होंने किसी भी समुदाय पर अन्याय नहीं किया। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का राजपाट पूरी दुनिया में डंका बजाता है। अब मुझे यही बोलना है आपको, जिस तरह शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप जी का, इन राजाओं का गौरव होता है क्योंकि इनके राजपाट में सामाजिक इंसाफ था, उसी तरह जब अपने भारत का संविधान लिखा जा रहा था, जब अपने देश का संविधान लिखा जा रहा था, उस संविधान के बाद भारत में राजाओं के राज खत्म होने वाले थे, भारत में लोकशाही आने वाली थी। लेकिन अपने भारत का जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, जो सामाजिक इतिहास है, जो राज की इतिहास है, उस इतिहास की धरोहर को, संपत्ति को, मिल्कियत को संजो के रखने की जरूरत थी। और जब ये संविधान लिखा जा रहा था, उस संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी कमेटी और संविधान सभा में चर्चा हुई कि अपने संविधान के किताब में हमको भारत के उन महासपूतों के तस्वीरों को शामिल करना पड़ेगा जिन महान सपूतों को इस भारत भूमि ने गौरवशाली इतिहास जिसका देखा है। तो तब भारत के संविधान के अंदर कुड़वाड़ी भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर है, महाराणा प्रताप की तस्वीर है, भारत के बहादुर बादशाहों के तस्वीरें लगाते वक्त
उसी संविधान के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 मुस्लिम बादशाहों की भी तस्वीरों को शामिल किया और उसके अंदर एक मुगल बादशाहों के प्रतिनिधि के तौर पे सम्राट अकबर थे और एक भारतीय मूल निवासी बादशाहों के अंदर हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर भी है। संविधान की मूल प्रत में डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान की मूल प्रत में हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर रखकर यह बताया कि भारत में सामाजिक न्याय देने वाले, समाजी इंसाफ करने वाले, सब समाज को लेकर चलने वाले, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले जो बादशाह होकर गए उन बादशाहों में हजरत टीपू सुल्तान का नाम भी शामिल है। इसलिए भारत के संविधान में उनकी तस्वीर है। आज मुझे कहना है भारत के संविधान में जिनकी तस्वीर शामिल की गई है तो वो संविधान का गौरव बढ़ाने वाला कार्यकाल है, उनका काम है। क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान ने जब अपना राजपाट किया उस राजपाट के अंदर उन्होंने अत्याचार अन्याय नहीं किए। उस दौर में परंपरा थी औरतों को कमर के ऊपर कपड़े ढकने का अधिकार नहीं था, लेकिन हजरत टीपू सुल्तान ने इस परंपरा को तोड़ दिया और कानून निकाला कि मेरे राज में हर औरत को अपना पूरा शरीर ढकने का, पूरे कपड़े पहनने का अधिकार होगा। जो उनको कपड़े पहनने से रोकेगा उन पे शासन होगा, उनको काल कोठरी में डाला जाएगा। ये कानून बनाने वाले बादशाह टीपू सुल्तान थे। उन्होंने रोजगार के अवसर दिए, रोजगार की संधि दी। उन्होंने जब रोजगार की संधि देनी थी तो उन्होंने दुनिया भर के टेक्नोलॉजी का स्टडी किया। आज भी आपने सुना होगा कि रेशम का उद्योग ये कर्नाटक के अंदर पनपा है, क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान ने रेशम के ऊपर चलने वाली मशीनरी का खोज जो जर्मनी में हुआ था, वहां के मशीनों की स्टडी करके डिजाइन मंगाकर अपने साइंटिस्ट को बिठाकर रेशम का पहला इंडस्ट्री चालू करने वाले बादशाह अगर कोई थे तो वो हजरत टीपू सुल्तान थे। इसी तरह शुगर फैक्ट्री का भी उस वक्त में, पहली शुगर फैक्ट्री उस दौर में बाहर की टेक्नोलॉजी को लाकर अगर किसी ने शुरू की तो हजरत टीपू सुल्तान थे। यानी सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर हजरत टीपू सुल्तान का बड़ा योगदान है। और भी आगे आपको जानना है, आपको मैं बताता हूं कि जंगें होती है, लड़ाइयां होती है, लेकिन इन लड़ाइयों में जो साथ देते हैं वो वफादार होते हैं, जो धोखा देते हैं वो गद्दार होते हैं। आज बहुत लोग नाम ले रहे हैं मीर सादिक मीर जाफर का, ऐसे भी लोग नाम ले रहे हैं जो खुद मीर सादिक मीर जाफर का काम कर रहे, दूसरी जगह जाके उनके साथ कोई करा तो मीर सादिक की याद आता। क्या किस्सा है मीर सादिक का? कौन थे मीर सादिक? हजरत टीपू सुल्तान के कमांडर थे और उन्होंने अंग्रेजों से मैनेज होकर हजरत टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की और मीर सादिक की गद्दारी की वजह से हजरत टीपू सुल्तान शहीद हुए, नहीं तो उनको मारना नामुमकिन था। लेकिन उनके साथ दगा फटका गद्दारी की करने वाले आदमी का नाम मीर सादिक है। और जब उसने धोखा फरेब करके हजरत टीपू सुल्तान का कत्ल किया गया, हमला किया गया, शहीद किया, उस वक्त में हजरत टीपू सुल्तान का वफादार सैनिक, वो वफादार सैनिक देख रहा है जख्मी है, लौलियान है, नीचे गिरा हुआ है, अपना दम तोड़ने को है, लेकिन वो देख रहा है कि उसके सुल्तान को मीर सादिक ने धोखा देकर हमला करा दिया। हजरत टीपू सुल्तान शहीद हुए, लेकिन उस वफादार सैनिक ने हजरत टीपू सुल्तान को शहीद होता हुआ देखने के बाद मीर सादिक को इशारा करके बुलाया, कहा कि इधर आओ। जब वो घोड़ा लेके करीब आया उसको बोले नीचे उतरो, वो नीचे उतरा, बोला मेरे नजदीक आओ। वो बोला क्यों? बोले तुमको एक राज बताना है,
तुमको एक राज बताना है, हजरत टीपू सुल्तान का खजाना कहाँ छुपा हुआ है वो राज बताना है। मेरी आवाज नहीं निकल रही, जरा नीचे आओ, मेरे मुंह के पास अपना कान लाओ। और जब मीर सादिक झुका और उन्होंने वो वफादार सैनिक के पास कान लेकर गया, लहू लुहान जख्मी दम तोड़ते हुए उस वफादार सैनिक ने बाजू में गिरी हुई अपनी तलवार उठाई और मीर सादिक की गर्दन को छाट दिया। जिसने मेरे सुल्तान को धोखे से मारा मैंने उसको भी कत्ल कर दिया। ये उस वफादार सैनिक का नाम नागप्पा है, नागप्पा, जो मुसलमान नहीं था, हिंदू था। ये तारीख है हजरत टीपू सुल्तान की। और ये नागप्पा हिंदू रहते हुए हजरत टीपू सुल्तान के खातिर दम तोड़ते हुए भी उन्होंने उनका दगा फटका करने वाले मीर सादिक को सजा सुनाई। ये मोहब्बत थी हजरत टीपू सुल्तान से हमारे हिंदू भाइयों की भी। इसलिए हजरत टीपू सुल्तान हिंदू मुसलमान के नहीं तो एक इंसाफ पसंद बादशाह थे। मियाँ भाई बोल के हर मुसलमान के इतिहास को तुम किनारे नहीं लगा सकते। भारत को खड़ा करने में सबका श्रम, सबका योगदान है। भारत का संविधान सभी धर्म जातियों को बराबरी का अधिकार देता है। अरे हजरत टीपू सुल्तान के समाजी इंसाफ के किस्से जब बच्चों में जाएंगे, ये बच्चों को अपने देश के प्रति प्रेम करने की भावना बढ़ेगी। हजरत टीपू सुल्तान अपना राज बचाने के लिए नहीं लड़े। अगर उन्होंने तय कर लेते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो उनका राजपाट और बढ़ सकता था। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से सिर्फ इसलिए हाथ नहीं मिलाया कि तुम खाली मेरे राज के नहीं तो तुम भारत के दुश्मन हो, धीरे धीरे भारत पे कब्जा करना चाहते हो, इसलिए अंग्रेजों के पापी कदमों को हमारे इस सरजमीन पे नहीं रहने दूंगा। ये बोल के टीपू सुल्तान ने लड़ाई लड़े। वो भारत भूमि के लिए शहीद होने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले पहले मुजाहिद थे, पहले शहीद थे, पहले स्वतंत्र सैनिक थे। और ये लिखने वाले हजरत टीपू सुल्तान को स्वतंत्र योद्धा लिखने वालों में 95% लोग गैर मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं है। हमारे पढ़े लिखे लोग कम है, हम पढ़ते नहीं, लेके रेडीमेड किताब आए वाली। वो सरफराज भाई हमारे किताब लिखे, वो किताब पढ़ते नहीं, तो लिखने का तो बहुत दूर की बात होगी ना। तो हम तो पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, इसीलिए तो पीछे रह गए, तुम्हारी तारीख खत्म हो गई। फारूक अहमद ने अपने जिंदगी में सब समाज में जाके तकरीरें, भाषण किए हैं। और मैं आपको कहता हूं मेरे 20 साल की जिंदगी में कम से कम मैंने महामानव के जयंतियों पे जो भाषण किए, कम से कम 4-5 हजार भाषण मैंने किए। इन 5,000 भाषणों में सबसे ज्यादा भाषण मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव जयंती पे किया है, बाबा साहब के भीम जयंती पे किया है, अन्ना भाऊ साठे के जयंती पे किया है, अन्ना भाऊ के लिए किया है। मैंने आज तक अगर टीपू सुल्तान पे भाषण किए होंगे तो 15 या 20 ही किए हैं। खाली 20 भाषण किए होंगे हजरत टीपू सुल्तान के लिए, लेकिन बाकी के 4,980 भाषण इस भारत को खड़ा करने वाले तमाम महामानवों के सम्मान में किए हैं। जैसे एक फारूक अहमद मुसलमान होते हुए 4,980 भाषण भारत के महामानवों के लिए करता है और 20-25 भाषण टीपू सुल्तान के लिए करता है। ऐसे भारत में कई लोग होकर गए 95% गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, ईसाई भाई है जिन्होंने टीपू सुल्तान पर संशोधन किए, किताबें लिखी, गाथाएं लिखी, गीत लिखे, तारीफें लिखी, फिल्में लिखी, नावेल लिखी, किस्से लिखे, कहानियां लिखे। उनमें मुसलमान 5% भी नहीं है। इसलिए महामानवों को देखते वक्त में धर्म और जाति के चश्मे से देखना बंद करना पड़ेगा। ये एक धर्म के लिए नहीं जिए हैं, ये एक जाति के लिए नहीं जिए, ये समाजी इंसाफ के लिए लड़े हैं, समाजी इंसाफ के लिए जिए हैं।
और समाजी इंसाफ के लिए मरे हैं। इनको धर्म जाति के चश्मे से देखना जब तक बंद नहीं करेंगे, हम अपने भारत की तरक्की के खुद रुकावट बन रहे हैं, खुद गतिरोधक बन रहे हैं, खुद दुश्मन बन रहे हैं। अगर कुंडलवाड़ी में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो कुंडलवाड़ी की तरक्की रुकेगी। ये मैंने शुरू में कहा आपको, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, खाली एक धर्म जाति के लोगों के धंधे बंद नहीं होते, एक धर्म जाति की मजदूरी बंद नहीं होती, एक जाति धर्म के लोगों का काम बंद नहीं होता, सभी धर्म जाति के लोगों के धंधे बंद होते, काम बंद होते, मजदूरी बंद होती और उनके आने वाले पैसे रुक जाते और कमाए वाले पैसे में घर चलाना पड़ता है। अगर खाली कुंडलवाड़ी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो सभी धर्म जाति का नुकसान होता होगा, तो भारत के अंदर भी अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो सभी धर्म जाति का नुकसान होता है। और लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा तो तरक्की के ऊपर बात होगी, विकास पे बात होगी, शिक्षण पे बात होगी, रोजगार पे बात होगी, तरक्की पे बात होगी, सड़कों पे बात होगी, पुल पे बात होगी, अच्छे राजनीति पे बात होगी। लेकिन अच्छे राजनीति पे बात ना हो, इसलिए धर्म जाति के नाम पर झगड़ा लगाया जा रहा है। इसलिए अगर आज टीपू सुल्तान जयंती के अवसर पे कोई संकल्प करना है तो ये संकल्प करो कि हमारे देश के अंदर हम दंगे फसादात को रोकेंगे, लेकिन अकेले नहीं रोकेंगे। जो नफरत फैलाने वाले, उनसे भी भाईचारा करना पड़ेगा, उनसे भी दोस्ती करनी पड़ेगी, उनसे भी मुलाकातें करनी पड़ेगी, उनको भी अपनी किताबें देनी पड़ेगी, उनको भी हक बात समझानी पड़ेगी। हमारे दिमागों में बैठा है कि खाली ये समाज अच्छा और खाली वो समाज बुरा है। हर समाज में अच्छे लोग हैं, हर समाज में बुरे लोग हैं, हर समाज में अच्छे लोग हैं, हर समाज में शरारती लोग हैं। चंद शरारती लोगों को देखकर पूरे समाज को बुरा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हर समाज तबके के साथ आपको आगे बढ़ के दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको कोई दिवाली के फराड़ को बुलाओ के मत बुलाओ, रमजान के ईद को शिरखुर्मे के लिए तुमको उनको बुलाना पड़ेगा, जाके मिलना पड़ेगा। हमको अपनी दोस्ती और अपनी दावत कायम रखनी पड़ेगी। और ये अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कोई राजनीति, अरे राजनीति बुरी चीज नहीं है रे भाई। राजनीति का मकसद, अरे राजनीति अच्छा मकसद के लिए होती है। भारत लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र यानी लोकशाही, यानी यहाँ के शाह कौन है, यहाँ का तंत्र कौन है, तो लोक है। लोक जो आदमी बोलता होगा मेरा किसी राजनीति से संबंध नहीं है, वो झूठ बोलता है। हर वो आदमी जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया वो पॉलिटिकल हो गया, क्योंकि वही पॉलिटिक्स को तय करता है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में आ गया तो आप गैर राजनीतिक नहीं है, आप राजनीतिक हो। और राजनीति करनी है, इस मकसद से करनी है। टीपू सुल्तान ने जैसे राजपाट किया सभी धर्म जाति को इंसाफ करने का, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे सभी समाज के ऊपर न्याय करने का राजपाट किया, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज, बाबा साहब की समता और टीपू सुल्तान का सामाजिक न्याय जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। इसलिए मैं आज कुंडलवाड़ी आया हूँ। मैं मोहब्बत करने वालों की दावत पे आया हूँ, नफरत करने वालों को भी दावत देने के लिए आया हूँ कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। अरे हम पंचर भी बनाते, हम मिसाइल भी बनाते, हमसे दोस्ती करो, हमसे भाईचारा रखो। आज तक हमने किसी का नुकसान नहीं किया, तुम्हारा भी नहीं करेंगे। अच्छे लोग हम में भी है, अच्छे लोग तुम में भी है, बुरे तुम में भी होंगे, बुरे हम में भी होंगे, लेकिन मुट्ठी भर बुरे लोगों के लिए खंडी भर अच्छे लोगों से दुश्मनी नहीं की जा सकती है। ये बोलने के लिए मैं आया हूँ। आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जिन जिन नौजवानों ने मेहनत की है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मैं आपके कुंडलवाड़ी को 10-20 किताबें भेज रहा हूँ। कैसा होता टीपू सुल्तान, सरफराज अहमद की लिखी हुई, वो 10-20 किताबें आप लोग उनमें की 2 किताबें खुद पढ़ने के लिए रखो, लेकिन बाकी की 18 किताबें अपने हम वतन भाइयों को ले जाके तोहफे में दो और बोलो कि साहब ये गिफ्ट है, लेकिन प्लीज़ इसको पहले पढ़ लीजिए।
वो 18 में के 8 भी लोग पढ़ेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ अगले साल जयंती के संयोजकों में वो 8 लोग 80 लोगों को शामिल करेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि हजरत टीपू सुल्तान का राजपाट क्या था। तो यही चीज़ हमको करनी है। उम्मीद करेंगे कि हम महामानवों के गौरवशाली इतिहास को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम अपने कुंडलवाड़ी की, अपने तालुके के और ज़िले की लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखेंगे, भाईचारे को कायम रखेंगे और हज़रत टीपू सुल्तान को यही सबसे अच्छी अकीदत होगी, सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी, सबसे अच्छा अभिवादन होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।